नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अमेरिका की जो स्थिति है इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर के, जिस तरीके से ट्रंप G7 की बैठक से अचानक से लौटे, ये कि भाई, और ये कहा गया कि वो युद्ध के चलते लौटे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी, वो भी नहीं हुई। उसके बाद फिर बड़ी खबर ये आई कि 35 मिनट तक टेलीफोन पे बात हुई। हालांकि वो क्या बातचीत हुई, मीडिया ने क्या बताया, सब जो है उसी को मान करके चल रहा है। लेकिन इस बीच में ट्रंप साहब गए तो बहुत तेजी में थे, वहां पर बैठक भी ले ली गई अमेरिका में, लेकिन ट्रंप साहब ने कोई फैसला नहीं किया। वो केवल जो है वो हवाई बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ट्विटर और एक्स पे पोस्ट करके ईरान को धमकी देने में लगे हैं, लेकिन कहीं से भी इजराइल के साथ खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इन सब के बावजूद भी ईरान ने साफ तौर पर, खामेनेई ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है किसी भी तरीके का सरेंडर करने से। तो ये जो पूरी स्थिति है वो क्या कह रही है, क्या माना जाए? ट्रंप फंसे हुए हैं इसलिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों फंसे हुए हैं, क्या वजह देखते हैं आप? और अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो कितना बड़ा चैलेंज है ये ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, दुनिया के लिए, जिसके लिए भी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जब ट्रंप G8 से निकले थे और जिस तेजी से, जिस गति से जो सारा घटनाक्रम बदला था, वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग कैंसिल की और तुरंत भागे उसमें एयरफोर्स वन में, और जाते ही वहां पे सिचुएशन रूम में बैठ करके जो 80 मिनट का एक सीन क्रिएट किया गया, पूरे का पूरा वार काउंसिल, ये लोग वो लोग सारे एडवाइजर्स, वो जो मिडिल ईस्ट में जो उनके कमांडर्स बैठे उन सबके साथ बातचीत, और उसके बाद फाइनली आया कि 2 दिन के बाद फैसला करेंगे। तो अब तो वो 2 दिन भी बीत गए और लगातार अमेरिका के अंदर इस बात का विरोध हो रहा है कि इजराइल के संघर्ष में ईरान के साथ अमेरिका को नहीं आना चाहिए। तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं 60% अमेरिकन उसके खिलाफ है। और अगर यूरोप इनका अपने रिपब्लिकन्स का भी देखें आप, जो ट्रंप की खुद की पार्टी है, उसमें भी साफ बताया गया कि 53% रिपब्लिकन भी ईरान उसमें इजराइल के युद्ध में जाने के खिलाफ है। अब ट्रंप के साथ दोहरी मुसीबत है। दोहरी मुसीबत ये है कि एक तो उनके कहने से, उनकी सहमति से इजराइल ने 13 तारीख को ये संघर्ष शुरू किया था, 200 जेट भेजे, जिस तरीके से रातों रात अटैक किया पूरा ईरान पर। और उसके बाद जो स्थितियां समझ में आई, तो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन तो हो गई है। ईरान ने जिस तरीके का जबरदस्त रिटेलिएशन किया है, उसकी उम्मीद ना तो इजराइल को थी, ना ट्रंप को थी, और हकीकत माने तो पूरे वेस्ट को भी नहीं थी। इससे सबसे ज्यादा परेशान नेतन्याहू तो है ही, ट्रंप कोई कम परेशान नहीं है। और यही हालत ब्रिटेन की भी। लेकिन चाहकर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। उसका कारण साधारण है कि कोई भी आदमी युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। एक तो पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से, और एक अदरवाइज क्योंकि आपको पता है वार की एक कॉस्ट होती है, हर तरह की उसकी कीमत है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे ह्यूमन लाइफ की हो, चाहे सोल्जर्स की लाइफ की हो, और तमाम तरह के एक मैसेजिंग इंटरनेशनल। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप मदद नहीं करना चाहते, ट्रंप मदद पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो उन्होंने क्या किया उसको देखना बड़ा जरूरी है। जब वो निकले, आपको ध्यान हो, G8 से वहां पर कनाडा से वहां के लिए, तो रास्ते में ट्रुथ पे 3 उन्होंने दनादन ट्वीट मारे। पहली बात तो वो किसी राष्ट्रपति की भाषा ही नहीं थी, और उसके बाद भी जिस तरीके के वो बातें कह रहे हैं लगातार, वो एक राष्ट्राध्यक्ष की भाषा ना होकर एक गली में जो इस तरह की आपस की वो नहीं होती, उस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। वो 86 साल के बुजुर्ग खामनेई के खिलाफ या पूरे इसराइल के और ईरान के खिलाफ। बेसिकली वो कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे कि इन लाइंस पे अपने को काम करना है। और इसी हालत को आप देखिए परिणाम क्या हुआ। खामनेई ने 2 टूक कहा, जो उनकी भाषा थी ट्रंप की, उसका 2 टूक जवाब दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने का सवाल ही नहीं होता, और हिसाब लिया जाएगा एक एक मौत का और इस मिस एडवेंचर का जो इजराइल ने किया है और पूरे पश्चिम ने किया है। उसके बाद ट्रंप ने, आपको ध्यान होगा, धमकी दी कि हमारे वहां पे मिडिल ईस्ट में इतने सैनिक हैं, ये हैं वो हैं। तो सीधा सीधा ईरान की तरफ से कहा गया कि 50,000 ताबूत अपने देश में लाने के लिए तैयार रहे अगर आपने छेड़खानी की और हमारे युद्ध में बीच में आए तो। इससे जबरदस्त जवाब कोई अमेरिका को दे नहीं सकता, जो ईरान की तरफ से दिया गया और वो खामनेई की तरफ से दिया गया, कि अपने सैनिकों के शव लाने के लिए तैयार रहे। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के अंदर आपको पता है इनके बेसिस। उसके बाद ट्रंप ठिठके, उन्होंने ईरान से, इजराइल डेली उनसे बात करता है, डेली। और उन्होंने जेडी वेंस, अगर आपको ध्यान हो तो, जब G8 के अंदर थे तब भी ये बात बहुत तेजी से चली थी कि जैसे भारत पाकिस्तान के मामले में जेडी वेंस को मीडिएट करने के लिए कहा गया था, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, इससे उससे। तो उनको तब भी कहा गया था कि आप मिडिल ईस्ट में और खासतौर पे ईरान में अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो UAE हो चाहे बाकी लोग हो, उनके जरिए इस मामले में आगे बढ़त बढ़ाए। उसमें भी बढ़त इसलिए नहीं बनी कि ईरान ने 2 टूक कह दिया कि जब तक इजराइल
ये जो आपका यूनिलेटरली जो उन्होंने युद्ध शुरू किया है उसको बंद नहीं करता, हमले बंद नहीं करता, तब तक हम बिल्कुल बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे। आज आपने देखा लेटेस्ट खबर ये है कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास आकची, वो पहुंचे हुए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वहां पर 3 यूरोपियन कंट्रीज के अपने विदेश मंत्री भी हैं, फ्रांस के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, ब्रिटेन के भी, यूरोपियन यूनियन के भी जो फॉरेन अफेयर्स के प्रमुख है पॉलिसी के, वो भी वहां पहुंचे हुए। उनसे बात करने को तैयार है, लेकिन कहा कि संघर्ष के बारे में, युद्ध रोकने के बारे में बातचीत की टेबल पे आने का सवाल केवल तब होगा जब इजराइल पहले यूनिलेटरली जो उसने हमले शुरू किए हैं उनको तत्काल बंद करे। तो बिल्कुल बड़ा साफ है, ईरान ना किसी सरेंडर के मूड में है, और जितना नुकसान उसने कर दिया है इजराइल को, इजराइल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी इसकी, ना ट्रंप ने की थी और ना पूरे पश्चिम ने की थी। आज की अगर आप घटनाक्रम देखें, उन्होंने अब तक क्या क्या कर दिया है, हॉस्पिटल साइट से लेकर के तमाम चीजें, मोसाद का, अमन का, हाइफा पे, और आज उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था उस पर हमला बोल दिया। तो बेसिकली इजराइल एक छोटा देश है और उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन होता है इस तरह की चीजों से, वो बहुत मैसिव दिखता है। आज इजराइल के तमाम शहरों में आप उस डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम शहरों के अंदर। ये चीज इजराइलों ने कभी नहीं देखी थी। जो सीन गजा में क्रिएट किए गए थे इजराइल के द्वारा, आपने देखा 55,000 का तो ऑफिशियल आंकड़ा है। उसके अलावा जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर धक्के खाते हुए, खाने तक की वो नहीं, पानी तक की वो नहीं। आज इजराइल के कुछ शहरों में उसी तरीके की अफरा तफरी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना दूतावास बंद कर दिया, अपने नागरिकों को निकलने के लिए बाहर आने के लिए कह दिया। तो बेसिकली इजराइल के अंदर भी कोई कम आफत नहीं है, लेकिन उनको उससे सम्मानजनक एग्जिट नहीं मिल पा रहा है। उनको यह था कि अमेरिका तुरंत आएगा और हमारी मदद में सारी चीजें करेगा। लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अगले पल का नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके के सन की ट्रंप भी कि वो कब कूद जाए, कह तो ये रहे कि 2 हफ्ते का समय लेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इनको, ईरान को जो है मिसगाइड करने की बात हो सकती है कि युद्ध में होता है सबसे बड़ा सरप्राइज एक एलिमेंट होता है। तो अभी तक इजराइल के पक्ष में अमेरिका उस तरीके से खुल करके नहीं आया है, और जब तक वो खुल करके नहीं आएंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। और इजराइल के ऊपर जिस तरीके से मिसाइलें गिर रही है, उसकी जितनी भी फॉल्ट लाइन्स थी सेफ्टी की, चाहे वो आयरन डोम की बात हो, चाहे थर्ड मिसाइल जो थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है वहां अमेरिका का, उसकी बात हो, वो सारे के सारे सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स होते दिखाई दे रहे हैं। इसी से अमेरिका डरा हुआ है कि अगर उसके किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली आ गए वो और किसी मिडिल ईस्ट में किसी उस पर हमला कर दिया, बेस के ऊपर, सैनिक तो सब जगह, फिर क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई तुम करने क्या गए थे वहां पर। और इजराइल को भी एक बहुत बड़ी लॉबी अमेरिका के अंदर ये है जो इजराइल को पसंद नहीं करती और नेतन्याहू को खास तौर पर पसंद नहीं करती। नेतन्याहू जिस तरीके से अमेरिका को टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश लगातार करते आए, उनके रक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले क्या कहा था कि वीरवार को या शुक्रवार को ऐसा हमला देखेगा ईरान जो पिछली सारी इवेंट्स को छोटी कर दे। लेकिन अब तक ट्रंप हिम्मत नहीं कर पाए उसकी। तो नेतन्याहू, उनका पूरा कैबिनेट, पूरा इजराइल एक तरीके से सदमे में है कि ईरान ने जो उनके यहां कर दिया, ये काम तो वो बाकी मिडिल ईस्ट में तमाम देशों के साथ करते आए थे। तो इजराइल ने उसका कभी स्वाद नहीं चखा था। पहली बार है कि उसके लाखों नागरिक, ना केवल क्या नाम है, इन सारे दबावों के बीच में खमनेई तो अभी ट्वीट करके कह रहे हैं अपने एक्स पर कि जो ये जायोनीज हैं उनको सजा मिलेगी और वो अभी मिल रही है, इस तरीके का ट्वीट आ रहा है उनका। तो नहीं, वो बिल्कुल रिटेलिएटरी मूड में है। देखिए किसी भी, एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगी ना राम प्रकाश जी, शुरू में ही इन्होंने जो किया है, एक इसको कह सकते हैं धोखे से, जो लोग वार्ता कर रहे थे न्यूक्लियर उसको लेकर के, न्यूक्लियर डील को लेकर के, ईरान की तरफ से जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक तो उन सबको मार दिया। वार्ताकारों को मारना ये कोई बहुत सभ्य उसकी निशानी नहीं होती। उसके बावजूद उनको मारा, ईरान ने, इजराइल ने टारगेट करके मारा, सारी मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी, इंटेलिजेंस की लीडरशिप खत्म कर दी, परमाणु उनको वैज्ञानिकों को मारने की कोशिश की। तो ऐसी तमाम चीजें की है जिसके बाद रिटेलिएशन था ही था। और खामनेई को तो ये पता है कि ये उनके व्यक्तिगत तौर पे नहीं, उस देश के नाते ईरान के लिए डू और डाई और सर्वाइवल, अस्तित्व की लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं, वो है। इसलिए उन्होंने सरदर्द की बाजी लगाई भी, आपने देखा लगातार। और जो बंकर बस्टर्स बम जिस तरीके के यूज करने की बात आई है कि इजराइल लगातार वो मार रहा है, तमाम तरह के दूसरे बम मार रहा है, तो वो ऐसे बम भी यूज हो रहे हैं जिसके अंदर 111 देशों ने ये कह रखा है कि इन बमों का यूज नहीं किया जाएगा। बेशक उस पर ईरान सिग्नेटरी नहीं है, इजराइल सिग्नेटरी नहीं है, यूएस सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन वो बम तो ऐसे हैं कि आज आपने मारा, हो सकता है वो आज ना फटे, वो 6 महीने बाद फटे जब शांति काल चल रहा हो। तो इस तरह की चीजों को भी लगातार, क्लस्टर बम्स भी यूज कर रहे हैं।
तो ऐसे आरोप प्रत्यारोपों की जड़ी लगातार लग रही है। ईरान बेसिकली पीछे कदम हटाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसने आखिरी समय तक, एक तरीके से आप देखिए पूरी घटनाक्रम, तो उसने ना केवल परमाणु वार्ता में सक्रिय तौर पर भागीदारी ली, और रशियन प्रेसिडेंट ने तो ये भी कह दिया कि ईरान तो तैयार था, अमेरिका बैकआउट किया है, और उस बात का अमेरिका ने अब तक खंडन नहीं किया पुतिन की बात। तो कुल मिलाकर के सारे वेस्ट ने ये सोचा था कि ये मौका है और ईरान को दबोच लो। लेकिन अगर हकीकत में आप देखेंगे ना, आज की तारीख में नेतन्याहू ये पूरा की पूरी राजनीतिक साख और उनका कैरियर जबरदस्त दांव पर है। उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त रोष है इसराइल के अंदर, कि जिस तरीके से लाखों लोग वहां बंकरों के अंदर, मेट्रो स्टेशन के अंदर रात को रहने को मजबूर है, खाने पीने की भी कमी हो रही है, तमाम चीजों की, और लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे। इसराइल के तमाम वीडियोस देखिए आप, सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी। ये काम तो इसराइल बाकी देशों में करता है औरों के साथ, पहली बार उनके साथ हो रहा है। वो इतने साल से नेतन्याहू किस बात का खा रहे थे कि हमारे ऊपर तो इतना जबरदस्त अचूक सुरक्षा कवच है कि हमारे ऊपर तो कोई अटैक होगा ही नहीं। पहले हमास ने जिस तरीके से वहां लोगों को मारा, और ईरान के जो मिसाइल अटैक्स हैं वो लगातार अलग अलग एरियाज को, हाइफा पोर्ट से लेकर के मोसाद के हेडक्वार्टर से लेके, अमन से लेकर के, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग से लेके, तमाम जगह पर जो हमले हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन विजिबल है। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, ईरान ने इस तरह की सारी, इजराइल ने सारी इस तरह की युद्ध से संबंधित जो भी पिक्चर्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट करने पर बैन लगा दिया है कल से। तो साफ है अगर उनके नुकसान नहीं होता तो वो इस तरह की चीज नहीं करते। तो साफ साफ बात है, पहले तो वेस्टर्न मीडिया वैसे ही कम दिखाता है इसराइल का नुकसान, और जो था छुटपुट दिखा रहे थे, बीबीसी दिखा रहा था, एपी दिखा रहा था, और खासतौर पे हॉस्पिटल साइट्स अगर आपने ऑब्जर्व की हो, एक हॉस्पिटल साइट बार बार दिखा रहे थे कि देखिए हमला किया। अब इनको हॉस्पिटल साइट याद आ रहे हैं, हमास के अंदर इन्होंने दर्जनों हॉस्पिटल तबाह कर दिए, लोगों को, हॉस्पिटल के जो मरीज थे उनको भी मार दिया। अब इनके एक हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी तो पूरे दुनिया में एक खास तरह का बाउंडर मचाने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ों और बच्चों तक को निशाना बनाया गया, टारगेट करके मारा गया। जी बिल्कुल, हर जगह। और अब इनको मानवाधिकार याद आ रहे हैं, मानवाधिकार आ रहे हैं, एमनेस्टी याद आ रही है, यूएन याद आ रहा है, फला याद आ रहा है। यूएन ने कितनी बार कहा इजराइल को कि आप जो गजा में कर रहे हैं मत कीजिए, मान गए क्या वो? तमाम देशों ने आग्रह किया, और वो तो अब तो गजा में बचा भी क्या है, लेकिन केवल एक सैडिस्टिक प्लेजर ये है कि लोगों को भूखे मरते देखना चाहता है कि इजराइल। नेतन्याहू धर्म के आधार पर उसको पूरे के पूरे, जिसको कहते हैं ना जिनोसाइड, उस जिनोसाइड की स्थिति तक पहुंच गए वहां पर। हमास का खात्मा कीजिए आप, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन निर्दोष बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, उनको मारने का क्या मतलब, उनको भुखमरी तक पहुंचाने का क्या मतलब? और कोई एड लेके आया उसको भी गिरफ्तार कर लेना, इसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं क्या? ये तो अमानवीयता की प्रकाष्ठा थी। आज जब इजराइल के ऊपर अपने ऊपर की आई है तो भागे दौड़े भागे फिर रहे। आज हकीकत यह है कि आज इजराइल की सारी फॉल्ट लाइन्स कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो आयरन डोम की हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम्स की हो, चाहे अटैक की कैपेबिलिटीज की हो। जब खुद रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको अटैक करने का, जो खासतौर पर फोर्डो की है, उसका हमारे पास वेरविडाल नहीं, उसके लिए यूएस को आना पड़ेगा। तो फिर आपने झगड़ा किया क्यों था? आपका तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कहने को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने का है, और अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं, कैपेबिलिटी नहीं। तो फिर अमेरिका युद्ध कर लेता ना, आप क्यों आए थे बीच में? तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली है कि आज की तारीख में इजराइल और पूरा वेस्ट बुरे तरीके से फंस गए। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया, आपको ध्यान होगा कि हाँ, इजराइल ने हमसे प्लान शेयर किया था, हमें बताया था, तो तुम रोक देते उनको कि भाई हमला नहीं करना है। तो अगर उसके बावजूद भी इजराइल ने हमला किया तो इसका मतलब आप सहमत थे ना, और उसने हमला भी अमेरिका के दम पे किया था। अब ट्रंप की मैदान में उतरने से उसमें डर लग रहा है उनको कहीं ना कहीं, और वो मुंह से मिसाइलें छोड़ रहे हैं। हकीकत में ट्रंप उनके सामने खुलकर नहीं आ पा रहे, ये हकीकत है। अब एक बड़ी खबर ये आ रही है सर कि आईएईए जो है, जिसने कहा था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और जिसके चलते युद्ध हुआ था, उनके जो प्रमुख हैं ग्रोसी, उनका बयान आ गया है कि सैटेलाइट की तस्वीरें जो आई हैं उसमें कहीं से भी ये सबूत नहीं मिल रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा था। इजराइल ने जो अटैक किए जिन जगहों पर, जिन परमाणु ठिकानों पर ईरान के, वहां कहीं भी रेडिएशन का खतरा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा था। याद रखें, दर्शकों के ध्यान के लिए बता दे रहा हूं कि इसी आईएईए के कहने पर जो है ये युद्ध हुआ था। इसी आईएईए ने जो बयान दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है,
इसी को आधार बना करके और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। अब इसी एजेंसी ने इनकार कर दिया है, ये कह दिया है जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनके जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, ये अपने बयान से पलट गए हैं। ईरान ने कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो युद्ध शुरू हो चुका है। राम प्रकाश जी, ये वेस्ट का पूरा एक एडॉप्टेड मॉडल है, एक्सेप्टेड मॉडल, ये ऐसे ही करते हैं। अमेरिका ने जब इराक के ऊपर अटैक किया, आपको ध्यान है क्या कह रहे थे कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उनके पास रासायनिक हथियार है, उनके पास बायोलॉजिकल हथियार है। ये सारा नैरेटिव कितने जबरदस्त तरीके से फैलाया गया था, और उसको वहां तब आईएईए कहां गई थी, तमाम दुनिया की एजेंसियां कहां गई थी, ये किसी की परवाह नहीं करते। आईएईए का उसको तो केवल ये एक टूल के तौर पे यूज करते हैं कि अगर उनकी कोई बात आपको सूट करती है तो उसके आधार पे, और नहीं तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के आधार पे। आपको ध्यान होगा इराक के ऊपर जब हमला हुआ तो ब्रिटेन उनके साथ था हमले करने में, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भरी संसद में माफी मांगी कि यस, हमारी कैलकुलेशन गलत थी, उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं थे, केमिकल वेपन्स नहीं थे। ये बेसिकली अपने को देखना पड़ेगा कि वेस्ट, खासतौर पे अमेरिका ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखा है खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो क्या करते उसको देखना पड़ेगा आपको बिटवीन द लाइन्स। इससे पहले बाइडन राष्ट्रपति थे, बाइडन यूक्रेन को सरेआम वेपन और सारी चीजें दे रहे थे। ट्रंप ने आते ही नीति बदल ली, उनके कितने परसेंट जो अपने जो थे क्या नाम है मिनरल्स, उसको अमेरिका ने कब्जा लिया बाकायदा धक्का से, गन पॉइंट पे जेलेंस्की के साथ न्यूक्लियर वो क्या बोलते मिनरल डील साइन की। अब उसके बावजूद भी यूक्रेन की मदद नहीं की आज तक। डील साइन करने के बाद भी अमेरिका ने कितना उनको दिया पैसा, कितने वेपन्स दिए, नहीं दिए ना, बीच मझधार में छोड़ दिया। वही स्थिति यहां पर इजराइल के साथ, पहले तो इजराइल के साथ मिलकर के हाँ तुम कर दो हम देख लेंगे, और बाद में जब ये आई कि मदद की जरूरत पड़ेगी तो ठिठक गई ट्रंप। असलियत क्या है कि आईएईए और बाकी सारी एजेंसियों की रिपोर्ट, उनसे रिपोर्ट भी कहलवा के बनवाई जाती है, इस तरह के ट्वीट भी करवाए जाते हैं। आपको पता है अमेरिका जिस तरीके से करता है। और आज तो कमाल ये हुआ कि अमेरिका में व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है वो ये कह रही है कि केवल एक इशारे की जरूरत है, ईरान के जो खामनेई है, और चंद हफ्तों के अंदर ईरान जो है अपना परमाणु बम बना सकता है। ये बयान व्हाइट हाउस की मुख्य प्रवक्ता लेविट कह रही। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यही बात हो तो 4 दिन से 5 दिन से और हर दिन से जब से ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ है, कोई दिन आपने ऐसा देखा जिस दिन ट्रंप मीडिया से बात ना करते? कोई दिन बताइए आप। दिन में 2-2 बार भी करते, 3-3 बार भी करते। वो खुद ये बात अपने मुंह से नहीं कह रहे कि अपने ईरान जो है युद्ध उसके परमाणु बम के इतने करीब है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, उसको क्या मतलब इस बात से? आपकी जो गवार्ड थी तुलसी गवार्ड, वो मना कर रही है, ट्रंप उसकी बात नहीं मान रहे हैं जो कि सुरक्षा प्रमुख है। तो आप समझ लीजिए उसके पीछे एजेंडा क्या है। एजेंडा केवल ये है कि किसी तरीके से ईरान के अंदर रिजीम चेंज कराया जाए, अपनी पसंद का खामनेई को हटवा करके, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, खामनेई को हटवाया जाए, अपना पसंदीदा वहां पर रिजीम में जो भी कोई राष्ट्र प्रमुख बनाया जाए, उसके जरिए वहां पर उनके जो तेल के स्रोत है, कच्चे तेल के, उसके अलावा जो नेचुरल गैस, उन सारी चीजों की लूट कैसे मचे, पूरे का पूरा ध्यान इस पर है। और बहाना क्या है? वेपन्स, परमाणु वेपन्स। आपको कहे परमाणु वेपन्स के बारे में कंक्रीट जानकारी है तो ट्रंप को होगी ना, या तुलसी गबार्ड को होगी। तुलसी गबार्ड ने कहा कि नहीं ऐसा कोई चीज नहीं है, तो ट्रंप ने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया। उनको सिक्योरिटी चीफ किसने बनाया था? आप नहीं बनाया था। तो आईएई की कहां से मानेंगे? वो खुद की अपनी सिक्योरिटी चीफ की भी मान रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो मॉडल है, मॉडस ऑपरेंडी है, ये वेस्ट का इस बार ईरान ने समझ लिया है, और तभी उन्होंने ये कहा आंखों में आंख डाल करके सरेंडर का सवाल नहीं है और हर तुम्हारे पाप की सजा दी जाएगी। और उसमें सारे में जैसे ही रिटेलिएशन शुरू हुआ, हाइपरसोनिक मिसाइलें तो अभी तो राम प्रकाश जी 5-4 ही मारी है अभी तक ईरान, ज्यादा नहीं यूज की। अगर 50-40 मिसाइलें उस तरीके की गिर गई तो इसराइल को ढूंढोगे कहां? छोटा सा तो देश है। इसीलिए हाथ पैर फूले हुए, इसीलिए इजराइल के अंदर आप देखेंगे तमाम साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड लग रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर ट्रंप का फोटो लगा करके कम एंड हेल्प अस। इस तरह की स्थिति इजराइल में आपने कभी नहीं देखी थी। ऐसे तमाम ग्लो साइन बोर्ड्स वहां दिख रहे इलेक्ट्रॉनिक दीवारों पर शहरों के अंदर। तो मतलब साफ है कि इजराइल के हाथ पैर फूले हुए हैं, ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। सर ये जो बयान आईएईए का आया है, क्या इसको भी ट्रंप के ऊपर दबाव की कड़ी से जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि ट्रंप जब चारों तरफ से घिर गए हों
तो उन्होंने चूंकि यूएन को अप्रोच किया हो ऐसे बयानों के लिए? नहीं, सारी चीजें बैकडोर में, सारी फ्रंट में कुछ चलता है राम प्रकाश जी, बैकग्राउंड में कुछ चलता है। सवाल तो ये है कि ये किसी एजेंसी की मानते का है, कब मानी इन्होंने? अब इनके मुताबिक कोई चीज हो तो उसके बेसिस पे कदम बढ़ाने का दावा करते हैं। कोई नहीं, चीज लेकिन खिलाफ आज एजेंसी को तो मनवा सकते हैं ना अपनी बात। भाई यूएन पे दबाव बना करके कहेंगे कि नहीं तुम ये बात कहो, और फिर इस बहाने हम युद्ध को वापस लेने का कोई उपाय निकालेंगे, क्योंकि युद्ध में इजरायल का लगातार नुकसान हो रहा है। ट्रंप सीधे एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ट्रंप का अमेरिका में विरोध हो रहा है, इजरायल का अमेरिका में विरोध हो रहा है। नहीं तो राम प्रकाश जी, इसकी सीधी सी बात थी ना, दो स्टेप्स से बात होती है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि साहब हम टेबल पे आने को तैयार है, बातचीत को तैयार है, आप हमारे ऊपर हमले रोक दीजिए। तो रुकवा दे ट्रंप हमले, बात ही खत्म होगी। इजराइल से हमले रुकवाने में ट्रंप को कितनी देर लगती है? एक टेलीफोन उठाना है और सीधा नेतन्याहू को फोन करना है, कर दे फोन। क्यों नहीं करते? और जो कहते हैं कि इस तरह की चीज, वो चीज, आईएई फलाना सुरक्षा परिषद, जब खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि भाई हमारे से प्लान शेयर किया था हमले का, तब क्यों नहीं रोका? तब ईरान को क्यों नहीं बताया कि भाई एक बार फाइनल बातचीत के आप आजिए? तब तो आपने ग्रीन सिग्नल दिया कि वार्ताकारों को मार दीजिए, उनकी सारी की सारी जो जो आर्मी की टॉप लीडरशिप उसको मार दीजिए, उसकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस लीडरशिप को मार दीजिए। ये कौन सा इंटरनेशनल वो थी? ये कौन सी डिप्लोमेसी होती? बेसिकली क्या है, ट्रंप और अपने क्या नाम नेतन्याहू एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये दहाड़ते ज्यादा है और जब अपने ऊपर आती है तो रिट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हैं। हकीकत यह है कि आज की तारीख में ये कदम बढ़ा तो दिया, इससे बाहर कैसे आया जाए, इससे पार कैसा पाया जाए, वो चीज ना ट्रंप के समझ में आ रही है, ना नेतन्याहू के समझ में आ रही है, और ना पूरे वेस्ट के समझ में आ रही है। यूरोपियन यूनियन कहीं नहीं पूरे सीन के अंदर। उसके बावजूद भी फ्रांस के जो विदेश मंत्री है, जर्मनी के विदेश मंत्री है, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोके, बातचीत कर ले और ये बातचीत की टेबल पर आ जाए। बातचीत की टेबल पे किसको आना है? इसराइल को थोड़ी आना है। बातचीत की टेबल पे अमेरिका और ईरान को आना है। तो एक बार युद्ध रुकवाएं, जब वो कह रहे हैं कि आप युद्ध रुकवा दीजिए, इसराइल को कहिए शांत रहें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कहां परेशानी? ट्रंप की समस्या क्या है राम प्रकाश जी? ट्रंप को चाहिए नोबेल पुरस्कार। ये आपने देखा, ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने थे, अब तक वो किसी देश के सेना प्रमुख के साथ आपने उनको लंच करते देखा क्या? मुलाकात भी हुई तो वो बता दीजिए। मुनीर को किस लिए बुलाया था? मुनीर को बुलाया था जो काम वो करके गए, भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए और अपनी वाहवाही कराने के लिए। और अगर विदेश मंत्रालय की बात को सच माने कि प्रधानमंत्री जी से कहा कि कनाडा में आप अमेरिका होते जाइए, उसका खेल समझ लीजिएगा, वो किसी ट्रैप से कम नहीं था। कि प्रधानमंत्री अगर ट्रैप में आ जाए तो मुनीर को और उनको एक मंच पर इकट्ठा कर देते, व्हाइट हाउस में एक साथ इकट्ठा कर देते। ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। आज की तारीख में उनकी आत्मा भटक रही है नोबेल पुरस्कार के लिए। इस सारे खेल में अगर वो कहीं ना कहीं, आप इसको फैक्टर मानिएगा, जो मिडिल ईस्ट में जो हालात है इजराइल और ईरान के बीच में है, अगर ट्रंप नहीं कूद रहे हैं, डर रहे तो हुई है, वो नुकसान का तो डर उनका ही, जो पॉपुलर परसेप्शन है उसको लूज करने का डर तो ही उनका। ये भी है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुझे इसका भी श्रेय मिल जाए, भारत पाकिस्तान का तो नहीं मिला, यहां पे श्रेय मिल जाए कि मैंने इन दोनों के बीच में युद्ध रुकवा दिया। तो इसलिए वो परस्पर विरोधाभासी परिस्थिति में जी रहे। असली जो ट्रंप का टारगेट है वो है नोबेल पीस प्राइज। इसके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। यहां जो इजराइल के साथ ना जाने वाली चीज है, आपने ओपनिंग में बहुत अच्छी बात ये कही कि ना केवल अमेरिका की जनता विरोध में है, रिपब्लिकन्स भी विरोध में है, और पूरे का पूरा इकोसिस्टम ये बात कह रहा है कि आप अगर ये करेंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, अगर आप युद्ध के अंदर डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो। क्योंकि ट्रंप चुनाव के प्रचार के दौरान क्या कहा करते हैं कि हम किसी दूसरे देश के युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो अब तो ये युद्ध तो अपेरेंटली इजराइल और ईरान का है, अमेरिका क्या करने जाएगा वहां? तो ये जस्टिफाई करना उनको बड़ा मुश्किल हो रखा है। कुल मिलाकर के ट्रंप ने इजराइल को अब तक, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मझधार में छोड़ रखा है, उसे झगड़ा शुरू करवा दिया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ईरान के साथ आप तय मानिएगा, अगर 5-4 दिन अमेरिका और नहीं आया और ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा, तो इजराइल में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिस तरीके का छोटा देश है ना, वो सब कुछ दिखता है वहां पर, तो इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि उसको रिवाइव करने में बहुत समय लगेगा। और नेतन्याहू की कुर्सी कहीं ना कहीं और उसकी राजनीति वो खतरे में और खात्मे की तरफ बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, नेतन्याहू के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो खतरा ट्रंप के ऊपर भी है। अब बहुत एक चीज और जरा जल्दी से सर बता दीजिए, ये जो खतरा है
तो समय बढ़ने के साथ और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ट्रंप का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू पे उनके देश के लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि खामेनेई साफ तौर पर चैलेंज पे चैलेंज देते चले जा रहे हैं। और जब भी एक सिंगल अगर जो किसी भी तरीके का अटैक इजराइल की तरफ से होता है, तो ईरान अटैक्स की बाढ़ कर देता है, बम बिल्कुल मिसाइलें झोंक देता है। ऐसे में ये जो है वो खतरा कितना और बढ़ता देख रहे हैं आप? जी राम प्रकाश जी, स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो सकती है। डिपेंड करेगा कि इजराइल इसको कितना एस्केलेट अपने दम पर कर पाता है। वो जो एस्केलेशन की जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है कि इसके पीछे जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको खत्म करे। और वो बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो फोर्डो का न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको नष्ट करने की क्षमता इनके पास नहीं है, इजराइल के पास। तो जब तक फोर्डो उनका मेन सेंटर है, उसको जब तक आप टारगेट नहीं करोगे, उसको तहस नहस नहीं करोगे, तो आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तो हुआ ही नहीं पूरा। तो फिर क्या करोगे? फिर आप किस मुंह के साथ युद्ध को रोकोगे, या सीज फायर करोगे, या टेबल पे बातचीत करोगे? यही संकट है, और यहीं पर ट्रंप ने उनको मसदार में छोड़ दिया। और ईरान तो देखिए उस पॉलिसी पे काम कर रहा है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। आपको पता है ट्रंप जिस तरीके से G8 छोड़ के भागे थे, जो माहौल बनाया था, और जिस तरह के ट्वीट किए थे कि मुझे नहीं पता मैं अगली मिनट में क्या फैसला करूंगा, वो अपने आप को सुपर ह्यूमन और सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। जो शब्द प्रयोग कर रहे थे, खामनेई का अंत और ये सारा, ये राष्ट्राध्यक्षों की भाषा नहीं हुआ करती। ये गली छाप जो ये होते हैं हिटमैन, उनकी भाषा होती है। तो पूरी दुनिया में आज एक जो क्रेडिबल फेस होता है ना लीडरशिप का, जिसकी एक मॉरल अथॉरिटी हो, माफ कीजिएगा, आज पूरी दुनिया के पास उस नैतिक बल वाले नेतृत्व का चारों तरफ घोर अभाव है। उसी के कारण ये परिस्थिति। ईरान और इजराइल के बीच में जो हालात हैं, निश्चित तौर पे वो महत्वाकांक्षी जो है वो भावनाएं युद्ध की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। हालात भयावह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो ये बड़ी चीज सामने आई, जिसमें IAEA का जो बयान है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान, ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा था। ये शायद इजराइल और उसके साथ ट्रंप, इन दोनों के मुंह पर एक तरीके से तमाचा है कि आपने बिना मतलब में दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अंजाम देने के लिए ईरान जैसे देश पर हमला किया और उसे युद्ध में झोंका। इतना ही नहीं, ट्रंप के ऊपर यह भी अब आरोप लगेगा कि आपने जानबूझ करके इजराइल को निशाना बनाया। इजराइल के बहाने आप ईरान से कहीं शायद डील के लिए तो दबाव नहीं बनाना चाहते थे। ये सवाल आज नहीं तो कल ट्रंप को लेकर के जरूर उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।